नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में आज चर्चा करेंगे। संधि प्रकरण। संधि प्रकरण एक ये है, किसी भी परीक्षा में या कोई भी गद्य पद्य पढ़ने के लिए बहुत ही सहयोगी होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी का भी अगर हम अर्थ निकालेंगे तो बिना विच्छेद किए हुए उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम संधि प्रकरण के लिए और ध्यान से जरा उसके लिए समझेंगे। देखते हैं संधि। संधि प्रकरण। तो सबसे पहले इसका ही हम विच्छेद करके देख लेते हैं। संधि प्रकरण का निर्वचन करके देखते हैं क्या है ये। और सबसे पहले देखते हैं संधि कौन से लिंग में है। संधि कौन से लिंग में है। ऐसे देखने पर क्या लग रहा है कि जैसे स्त्रीलिंग हो, कहीं पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। बस इसके बारे में थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं, फिर अगले चलते हैं। हाँ, देखिएगा पहले संधि क्या है। संधि। संधि के लिए देख लेंगे कि संधि में क्या है। तो संधि में क्या है देखेंगे। सम उपसर्ग है, धा धातु है धारणीय अर्थ में, और की प्रत्यय है। की प्रत्यय है, की का ई शेष रहता है। क्या रहता है? ई शेष रहता है। अब देखेंगे ये क्या है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। की प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग में होते हैं। इसके लिए ध्यान से देख लेंगे कि अगर कहीं संधि लिखा हुआ है तो ये मान के चले कि ये इसमें की प्रत्यय है, तो जहां की प्रत्यय होगा वो शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग का शब्द होगा। तो सम क्या है? उपसर्ग है। ध्यान रहे, उपसर्ग है। धा क्या है? धातु है। और की क्या है? प्रत्यय है। इसके लिए समझिए कि संधि में सम धातु है, सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। और की प्रत्यय कैसा होता है? पुल्लिंग का होता है। अगला देखेंगे प्रकरण। प्रकरण। प्रकरणम। प्रकरणम में क्या है? पिर उपसर्ग है। पिर पिर उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। क्या है? ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय नपुंसक लिंग का होता है। नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग का होता है। फिर क्या है? उपसर्ग है। क्री। क्री क्या है? धातु है। और ल्यूट क्या है? ये प्रत्यय है। एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रत्यय को हमारे उपसर्ग हैं वो हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं और आगे लगते हैं, और जो हमारे प्रत्यय हैं वो बाद में लगते हैं। एक दो प्रत्यय हैं जो कि पहले लगते हैं, बाकी की ये सभी अंत में ही जुड़ते हैं। अब देखेंगे संधि के लिए देख लिया। संधि में सम धातु, सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है और ये कैसा है? पुल्लिंग का है। प्रकरण के लिए देखेंगे, पर उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय है और ये ल्यूट प्रत्यय होने के कारण नपुंसक लिंग का है। उपसर्ग जान ही रहे हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या है 22। ये बहुत ध्यान से ये देखेंगे, छोटी सी बात है लेकिन व्याकरण में हमारे छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। तो देखेंगे
संधि के देख लिया, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय पुल्लिंग का है, प्रकरण का प्र उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय नपुंसक लिंग का है। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, इसके लिए ध्यान से, और अगर जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो कॉपी और पेन लेके बैठे, उतारते रहे। ठीक, उसके बाद फिर अगले चलते हैं अपने संधि प्रकरण के लिए। इतना नोट कर लेंगे और अगले देखते हैं। हाँ, अब बारी आती है संधि की। संधि संधि को देख लिया। अब देखेंगे परासनिक, परा सन्नि कर्षाः संहिता। अब देखेंगे ये क्या है। संहिता संज्ञक सूत्र है। ये सूत्र है। ये क्या कह रहा है? परा बाद में और पहले सन्निकर्ष अत्याधिक समीपता हो, जिन वर्णों की अत्याधिक समीपता हो उन वर्णों की क्या होती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र कहता कैसा है? संहिता संज्ञक सूत्र है। संहिता संज्ञक सूत्र। ये सूत्रों को बहुत अधिक ध्यान देंगे। ये आ भी सकता है किसी भी परीक्षा में, पूछ लेगा परासन्निकर्ष संहिता कैसा सूत्र है, तो फिर कह देंगे संहिता संज्ञक सूत्रम। ये संहिता संज्ञक सूत्र है। ठीक, ये सूत्र ये होगा परासन्निकर्ष संहिता कैसा सूत्र है? संहिता संज्ञक सूत्र है। इसको भी नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, बार बार रिपीट करा करेंगे। हाँ, अगले देखेंगे। अब बारी आती है हमारे संधि की। संधि को जान ही रहे हैं, यानी क्या सूत्र था? परासन्निकर्षः संहिता। जहां पर वर्णों की अत्याधिक समीपता हो उन वर्णों की संहिता अर्थात संधि होनी चाहिए। अब एक बात और आता है कि संहिता कहाँ कहाँ होनी चाहिए, संधि कहाँ कहाँ होनी चाहिए। संधि कहाँ होनी चाहिए? एक पद में, एक पद में होनी चाहिए संधि। धातु और उपसर्ग में होनी चाहिए। धातु और उपसर्ग में होनी चाहिए और समास में होनी चाहिए। समास में इन तीन जगह पर संधि, इन तीन जगह पर संधि होनी चाहिए। बाकी अपने विवक्षा अनुसार है। ठीक, ये तीन जगह पहले कहा कि परासन्निकर्षा संहिता वर्णों की अत्याधिक समीपता की क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। फिर आया संधि कहाँ कहाँ होती है, तो संधि एक पद में, जहाँ जो एक पद हो उनकी संहिता हो जाएगी। फिर धातु और उपसर्ग हो वहां पर संधि हो जाती है। समास हो तो समास में संधि हो जाती है। फिर अगले देखते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे, ध्यान रहे। फिर आता है कि संधि के भेद। संधि के संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि। स्वर
संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच अच क्योंकि प्रत्याहार से अच बनता है तो अच संधि। फिर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो 3 संधि के 3 भेद होते हैं। अब देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां पर स्वरों का मेल हो, प्रथम शब्द का संधि क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में जो मेल होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। हाँ, तो देखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जहां स्वरों का मेल हो, स्वर संधि जहां स्वर अथवा व्यंजन का व्यंजन के साथ हो या व्यंजन का स्वर के साथ हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि जहां प्रथम शब्द के अंत में अगर विसर्ग आता है तो वहां निश्चित रूप से विसर्ग संधि ही होगी। अगले देखेंगे। अब बात आती है, अब सबसे पहले देखेंगे 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में हम अब पहली संधि के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी? स्वर संधि। अब देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? अच संधि। इतना ध्यान रखेंगे, चाहे स्वर संधि कह दे या फिर अच संधि कह दे। अब देखेंगे स्वर संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जहां दोनों तरफ अगर स्वरों का मेल हो रहा है तो वहां पर स्वर संधि होगी। स्वर के भी भेद होते हैं, तो उन भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे स्वरों का, इस पर लिख लेंगे संधि। पहले देख लेंगे संधि किसे कहते हैं। तो कहते हैं संधि जहां पर, संधि किसे कहते हैं? संधि देख लेंगे जहां पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहते जहां पर स्वरों के साथ मेल या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। परिवर्तन देखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए रमेश है, रमेशा। रमाधन, ईसा। अब देखेंगे रमा का अंतिम वर्ण क्या है? आ और इधर का क्या है? ई। अब देखेंगे
ये भी हमारा क्या है, स्वर है, और इधर ये भी क्या है, स्वर है। दोनों तरफ स्वर होने के कारण इस कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। अब देखेंगे आ और ई, आ और ई मिलकर के क्या हुआ, ए हुआ। आ और ई मिलकर के ए हुआ। अब देखेंगे कैसे संधियों में सारी जितनी भी संधि हैं उनका मेल उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखेंगे हमारा ये क्या है, आ कंठ है, ई तालु है, ई क्या है, तालु है। तो आ और ई वहीं पर जिनका मेल होगा जहां पर कंठ और तालु दोनों वर्ण आ जाएंगे। तो आ और ई बराबर ए दैतो कंठ तालु। तो ए हमारा हो गया। तो ये वर्ण है, कंठ भी है, वर्ण है, कंठ और तालु दोनों है। अब देखेंगे ए, ए हमारा कंठ तालु दोनों है। तो आ और ई मिलकर के क्या हो गया, हमारा ए हो गया। इसी को अब परिवर्तन हो गया, यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन ही क्या है, संधि है। ये परिवर्तन ही क्या है, संधि है। अब देखेंगे रमा का क्या बचा, रमा निकाल लिया तो क्या बचा, रम, ए और इधर क्या बचा, सा। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, क्या हुआ, रमी, एक ही मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा और सह, रमी सह। ये हमारी संधि कह रहे हैं। अब देखिए दोनों तरफ स्वर आए, स्वर संधि हो गई। और जहां पर अब दोनों का आ और ई का मेल होने पर क्या हो गया, ए। जब ए हो गया तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया। परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन, या मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिवर्तन को या परिवर्तन या मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इतना जान लेंगे, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के बारे में चर्चा हो रही है, तो स्वर संधि हो जाती है। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होगा तो स्वर संधि होगी। अब अगर समान हो रहे हैं, असमान हो रहे हैं, वो हम अगले चर्चा करेंगे इसके बारे में। इतना ध्यान देंगे, फिर अब अगले देखेंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, अगले देखें। ठीक है। अब स्वर संधि के अन्य कई भेद होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। स्वर संधि के अन्य कई भेद होते हैं। तो स्वर संधि, आज संधि में एक सब पहले करेंगे दीर्घ संधि। क्या करेंगे, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और सूत्र है इसका, अकाह सवर्णे, अकाह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है। देखेंगे इसके बारे में, अगर हमने सूत्र के लिए रट लिया तो संधि एकदम हलवा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सूत्रों के आधार पर जितनी भी संधियां हैं वो सारी की सारी सूत्रों पर ही चलती हैं। ये सूत्र पर चलते हैं, बाकी के इतना ही रखते हैं। इसका जो दीर्घ संधि है ये भाग 2 में हम देखेंगे, भाग 2 में अगले बताएंगे। तो ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तुम्हारी स्वर दीर्घ संधि में हम अगले मिलते हैं। और किसी भी परीक्षा हुई, कोई परीक्षा हुई, चाहे तुम्हारे
किसी क्लास से लेकर के बीए एमए तक, या कोई कंपटीशन की कोई परीक्षा देते हैं, टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट, उनमें सभी में संधियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हर परीक्षा में संधि पूछी जाती हैं। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, अगले बढ़ते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगले मिलते हैं भाग 2 में।